जब प्रशांत जी कहेंगे मैं शुरू कर दूंगा। पवन सर, वी आर लाइव। नमस्कार साथियों, आप सबको इस भयानक जो त्रासदी हमारे चारों तरफ हो रही है उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की भी शुभकामनाएं, क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें आपकी फ्रीडम के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी रहे, ऐसी मनोकामना है। देश की राजधानी में जहां प्रधानमंत्री जी अपना नया महल बना रहे हैं उससे कुछ किलोमीटर दूर तमाम अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की बातें हम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हर 1-2 घंटे में सुनाई दे रही। पिछले दिनों दिल्ली ही में 3 अस्पतालों में मरीजों की मौत हो गई क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिला, अस्पतालों को नहीं मिला। बड़े बड़े अस्पताल हैं, नामी अस्पताल हैं, अगर उनकी यह स्थिति है देश की राजधानी में, तो आप सोचिए कि दिल्ली से बाहर छोटे शहरों में क्या हालत है। आप ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, दिल्ली के सांसद हों, दूतावास हों, बार बार मदद की गुहार सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें लगानी पड़ती है। जो हाल ऑक्सीजन का है वही आप वैक्सीन का देख रहे हैं। हम बार बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं और बार बार कहते हैं कि साहब विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण की मुहिम भारत में चल रही है। ये कैसी टीकाकरण की मुहिम है जिसमें टीका ही नजर? ये क्या माहौल है कि जिसमें सेंट्रल विस्ता तो आवश्यक सेवाओं में आ गया, लेकिन कोविड का टीका 3 से 4 महीने बाद आएगा। आधार पूनावाला जी लंदन में हैं, तरह तरह की उन्होंने बातें की हैं जिस पर आप सबका ध्यान गया ही होगा। जो स्थिति ऑक्सीजन और वैक्सीन की है वही रेमडेसिविर की भी जो दवाई है अलग अलग। पूरे देश में आप सोशल मीडिया खोलेंगे सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ यही लोग एसओएस मैसेजेस चारों तरफ फैला रहे हैं। और जैसा कि मैंने उस दिन कहा, स्वास्थ्य सेवाएं ऐसा लगता है अब इस देश में सोशल मीडिया से चल रही हैं, सरकार से। आपने यह भी देखा कि जब दूतावास मदद की गुहार करते हैं तो किस तरह का रिएक्शन देते हैं, किस तरह की ट्वीट्स आते हैं एस जयशंकर जी से। देश को बड़ा अपमानित करने का काम कर रहे हैं एस जयशंकर जी। ये माहौल ऐसा नहीं है जिसमें आप इस तरह की टिप्पणियां करें। आप सवाल पूछ रहे हैं दूतावास से कि आपने क्यों मांग लिया, आप सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि आपने क्यों दे दिया। अपने आप से सवाल पूछिए ना कि आपसे क्यों नहीं मांगा, कि स्थिति क्यों आई कि आपके अपने सांसद, भूल जाइए दूतावास में, ये स्थिति क्यों आई कि आपके अपने सांसद आज मजबूर होकर ट्वीट कर कांग्रेस को टैग करके ऑक्सीजन की मांग कर। तो ये सवाल आपको किसी और से नहीं पूछना, तलब मत कर दीजिएगा उस सांसद को। एस जयशंकर जी, हर्षवर्धन जी आप तो यहीं के सांसद। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, इसने इतनी लोगों की जान ले ली है कि हम कांग्रेस के हों या भाजपा के हों मायने नहीं रखता। हम लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपने पिछले 70 साल में जो अलग अलग सरकारें आई, उन्होंने अपने संबंध विदेशी अलग अलग देशों से मजबूत किए। हर सरकार ने मजबूत करने की चेष्टा की। आज उसका नतीजा है कि विदेशों से आपको मदद मिल रही है। हम आपकी सवाल आपसे पूछ चुके हैं आपकी अपनी नीतियों का, और बार बार पूछेंगे आपसे, क्योंकि विपक्ष अगर ये सवाल इस वक्त पे नहीं पूछेगा तो देश हमें भी माफ नहीं करेगा और हम अपने कर्तव्य से बिल्कुल
आंख नहीं मूंद सकते हम आपसे अगर सवाल इस वक्त पे नहीं पूछें और आपको रोक कर बोले नहीं कि भैया गलत कर रहे हो, कुछ ठीक कर दो। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र लिख के इन्हें याद दिलाया कि इस तरीके से करना है, मानी उन्होंने बात। और अगर मनमोहन सिंह जी नहीं बोलते, ठीक, वो अलग बात है कि मनमोहन सिंह जी के पत्र का इन्होंने किस तरह से अपमान करने की कोशिश की, वो उस बारे में कभी और बात करें। जैसे सोनिया जी ने सलाह दी, राहुल जी ने सलाह दी, बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने के लिए प्रियंका जी ने मुहिम चलाई। आपको, हम विपक्ष में हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम आपको याद नहीं दिलाएंगे, हम तो याद दिलाएंगे आपको कि आप गलत कर। तो 70 साल में अलग अलग सरकारों ने संबंध बनाए देश विदेशों में। आज आपने तो ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर से लेकर वैक्सीन से लेकर सब कुछ बाहर बेचने की अनुमति दे दी। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो कहते हैं साहब ये तो मास्टर स्ट्रोक था, देखिए अब वहीं से ऑक्सीजन आ रहा है, वहीं से रेमडेसिविर आ रही है और वहीं से वैक्सीन आ रही है। ये किस तरह की विदेश नीति है मोदी जी आपकी? जो सार्वजनिक स्रोतों से जानकारी हमको आपसे मिली, आपको भी है ये जानकारी, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। 40 देशों से आज हमें राहत की सामग्री आ रही है। 1.25 लाख रेमडेसिविर के वायल 2 मई को अमेरिका से आए। 9,000 रेमडेसिविर के वायल बेल्जियम से आए 2 मई। अमेरिका से जो राहत की शिपमेंट सामग्री आई उसमें 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे। 28 टन की मेडिकल इक्विपमेंट, 8 बड़े ऑक्सीजन के जनरेटर फ्रांस से आए 2 मई। ये एक ऑक्सीजन का जनरेटर 250 बेड्स को ऑक्सीजन दे सकता है। 8 वर्ल्ड क्लास ऑक्सीजन प्लांट जो 8 भारत के बड़े अस्पतालों को 10 साल के लिए ऑक्सीजन के लिए स्वावलंबी बना दे, वो आए। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है। 1.5 लाख स्पुतनिक वैक्सीन रशिया से 1 मई को आई। 22 टन का मेडिकल राहत सामग्री रशिया से आई, जिसमें 20 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट, ऑक्सीजन बनाने की यूनिट्स हैं, 75 वेंटिलेटर्स हैं और 2 लाख पैकेट दवाइयों के, जो कोविड की दवाइयां हैं। 30 बड़े ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थाईलैंड से आए। 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक जिसमें 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो सिंगापुर से आए। रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर आए। इंग्लैंड से, यूके से 485 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आए, 200 वेंटिलेटर आए और कुल मिलाकर 1000 वेंटिलेटर आएंगे। 700 यूनिट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 365 वेंटिलेटर आयरलैंड से आए शुक्रवार को। 120 वेंटिलेटर शनिवार की मध्य रात्रि को जर्मनी से आए। 200 बड़े ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मॉरिशस से आए। और भी देश हैं, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जो राहत सामग्री भेज रहे हैं। निजी वॉलमार्ट, गूगल, ये तमाम अपने अपना जो भेज सकते हैं अपनी राहत सामग्री, वो भारत को भेज रहे हैं। इसके बावजूद अगर दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और आज कर्नाटका में जो अस्पतालों में मरीजों की जान चली जाए ऑक्सीजन की कमी में, तो हम और पूरा देश आहत है, मर्माहत है। हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आपसे, आपको रोज, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आपको रोज देश के साथ साझा करना चाहिए, ये तमाम आंकड़े साझे करने चाहिए, किस देश से क्या आया और किस राज्य को या किस अस्पताल को या किस एजेंसी को आपने वो सामान भेजा। ये हमारी आपसे निवेदन भी है और मांग भी है, देश के बिहाफ पर है, देश की तरफ से है। आप ये साझा करिए आंकड़े, कहां गई वो स्पुतनिक की वैक्सीन, कहां गए ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, कहां गए ये कॉन्सेंट्रेटर्स, कहां गई रेमडेसिविर जो आ रही है बाहर से। आप रोज बता दीजिए। एक आपको पीआईबी से एक प्रेस रिलीज निकालनी है ताकि लोगों को मालूम पड़े, एक पारदर्शिता का माहौल बने, लोगों को भरोसा हो सरकार पर कि जो आ रहा है वो सही जगह पर सही समय पर जा रहा है। ये हमारी आपसे मांग है, ये देश की आपसे मांग है। जो नजारे हम देख रहे हैं चारों तरफ, उससे कोई भी
किसी की भी रूह कांप उठे। ऐसे में सरकार का, विपक्ष का, मीडिया का, हम सबका एक दायित्व है कि मिलकर लोगों के मन में एक भरोसा पैदा करें कि आपकी देखभाल करने वाला है कोई। सबने हाथ नहीं खड़े कर दिए, हम सब आपके लिए तत्पर हैं, 24 घंटे तत्पर हैं, लेकिन उसके लिए पारदर्शिता बहुत ज्यादा आवश्यक। We've all seen, friends, over the last 15 days, the tragedies in the hospitals that we've all witnessed in Delhi. Let's begin with Delhi. Of course, other parts of the country also. But if Delhi, which is the capital city, a few kilometers from the Central Vista, hospitals are pleading through social media, through media. They are pleading, begging for oxygen. I mean, you can see tears in the eyes of doctors when they come on television begging for oxygen. So if this is the situation in Delhi, you and I shudder to imagine what would be happening elsewhere in the country, remote parts of the country where brave journalists like you are unable to reach, where the reach of social media is also limited. You can't even imagine what's happening in those parts of the country. We've seen not just oxygen. We all experienced, our friends are sharing their experience. They get themselves registered on the website for vaccination. Are they getting vaccinated? Is the vaccine available? We are told by manufacturers that won't be available before July. I don't want to remind the Honorable Prime Minister of what he said in January at the World Economic Forum, that by August, 300 million people would be vaccinated. I don't want to go down that road right now. The fact is, the way oxygen is being sought after, people are pleading for it, the same is the situation with the vaccine. Central Vista is an essential service amidst this pandemic in the capital where thousands are dying every day. Lakhs are suffering and struggling for hospital beds, for oxygen, for medicines. In the same capital city, the Central Vista is an essential service, but the vaccine will come in July. Is that a joke? You are patting your back, Mr. Harshvardhan, by saying this is the world's largest campaign of vaccination. World's largest vaccination campaign without the vaccine. Is that a joke, Mr. Harshvardhan? I ask. We've seen over the last 3-4 days how embassies have reached out asking for oxygen. We have seen the BJP MP from Delhi going public on social media, pleading for oxygen, tagging the Congress. We've also seen the shamelessness with which our foreign minister responded to these embassies. Mr. Jaishankar, stop questioning the embassies. Stop questioning your own MPs who are seeking help for oxygen. Start questioning yourself for a change. Why have we reached a point where an MP from Delhi is seeking help? Where the embassies are being asked to shut up and not ask for oxygen by you? I mean, this is beyond BJP and Congress now. It's a shame for the country that we have come to this. We are all political, social activists. We don't distinguish between BJP and Congress when it comes to a situation as grim as this. Over the last 70 years, friends, several governments, successive governments, have strengthened our bonds with our foreign countries, with our friends abroad. Today, we see all these countries stand with India. They are there to help us in our hour of crisis, in our need.
Yes, we will question the Prime Minister and the government and its ill-timed decisions to export remdesivir, to allow export of remdesivir, to allow export of oxygen, to allow export of vaccine, the so-called vaccine diplomacy. Yes, we'll question them. If we don't question them today, you won't forgive us tomorrow. It's our duty to question and stop the government from committing blunders at the right time, because it involves lives of lakhs and lakhs of Indians. And we owe it to those Indians as opposition party to stop you from committing blunders. Dr. Manmohan Singh tried to stop you. You made fun of him. You tried to insult him. Not that you can insult a man as tall as Dr. Manmohan Singh, but you tried your best. And then you accepted what he asked you to do. He did that as an Indian, as a person whose heart beats for the country. Mrs. Sonia Gandhi kept trying to remind you, trying to ask you to course correct. Rahul Gandhi kept trying to tell you this is not the way, this is the way. He kept trying to forewarn you also. You kept making fun of everyone. Priyanka Gandhi kept trying to, she ran a campaign literally. Please postpone board exams. You finally accepted that. But we are all in it together. Let's not forget. We have to stop you from committing mistakes. If we don't stop you today, people are losing lives. So you did what you could, exporting medicines, oxygen, vaccines, everything when the country needed them the most. Now, if we question you, we are told, oh, this was a diplomatic masterstroke. What was the masterstroke? When now you're saying, oh, look, because we gave them oxygen, they are giving us oxygen. Because we gave them medicines, they are giving us medicines. Sorry, sir, you don't have an understanding of foreign policy. You don't have any understanding of diplomacy. Anyway, from public sources, we have a list. All of you have a list. We have a list of the aid that has been received by this country over the last week, 10 days. 40 countries have come to our aid. I'll quickly read out what has been made available in public domains. 1.25 lakh remdesivir vials were received on 2nd of May from the USA. 9,000 vials were received on the 2nd of May from Belgium. The US aid shipment contained 1,000 oxygen cylinders. It was delivered at the Delhi airport. Now, 28-ton medical equipment, including 8 large oxygen generators, were received from France on 2nd May. Each oxygen generator would provide oxygen for about 250 beds, each generator. This includes 8 world-class oxygen plants that will make 8 Indian hospitals oxygen autonomous for 10 plus years. That's the kind of help we've received. 1.5 lakh Sputnik vaccines were received from Russia on the 1st of May. 22 tons of medical supply were also received from Russia that include 20 oxygen production units, 75 ventilators, and 200,000 packets of medicines. 30 large oxygen concentrators we have received from Thailand. 8 cryogenic oxygen tanks and more than 250 oxygen cylinders we have received from Singapore. Romania sent consignment containing 80 oxygen concentrators and 75 oxygen cylinders. UK sent 485 oxygen concentrators and 200 ventilators. In all, we'll receive 1,000 ventilators from UK. 700 units of oxygen concentrators and 365 ventilators arrived from Ireland on Friday. 120 ventilators arrived on late Saturday night from Germany. And 200 large oxygen concentrators were received from Mauritius. Now, this is a list which we've procured from public domain. On behalf of every single Indian who's hurt, upset, sad at what's happening around us, we request and demand from the government every day, please make public, share it with every Indian, where
has this aid come from? Where is it going? Which state, which hospital, which agency? You owe it to the people of India. Because we can't read all this and then also read that in Karnataka there was a shortage of oxygen and patients died this day, today itself, this morning. How can we sleep with this kind of news flashing on our televisions? Please share, please be transparent. As I said, everybody is together, whether it's the media, whether it's political activists, whether it's NGOs, all of us are together fighting this pandemic. But for this fight to succeed, the keystone is sincerity and transparency. We request Mr. Modi to ensure that there is transparency in supply of the aid that we are receiving from foreign countries, from these 40 countries, and there are more countries. Canada is. They're also private sector, corporates, Walmart, Google. A lot of people are contributing. We want to know where is it being sent. Your questions, please. थैंक यू पवन भाई, अपने सवाल पूछिए। सिद्धार्थ पूछे। नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धार्थ भाई। सर, अभी जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तमाम आंकड़े बताए जा रहे हैं कि कुछ कमी आई है केसेस में और एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। वैक्सीनेशन को लेके भी बात की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता क्या सरकार जो है वैक्सीनेशन को के कार्यक्रम को बहुत सीरियसली जो नहीं ले रही है, जो सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैक्सीन नहीं मिल रही है राज्यों के, बार बार आप लोग एक कांग्रेस शासित राज्य भी कह रहे हैं और भी कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जो पहले गलती हुई उसकी पुनरावृत्ति है। और दूसरा ये टेस्टिंग की बात है, जहां तक टेस्टिंग्स नहीं हो रही हैं और रूरल इंडिया सबसे ज्यादा जो हमें जानकारियां मिल रही हैं वो मिल रही है रूरल इंडिया में, जहां पे लोगों को सिम्टम्स हैं, उनको जानकारी नहीं है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर टेस्टिंग किट्स भी नहीं है, या टेस्टिंग किट्स हैं तो बहुत मिनिमल है। इन दोनों बातों पे कांग्रेस का क्या कहना है और आप किस तरीके से देखते हैं? सिद्धार्थ, वैक्सीन पे आ जाइए। आप देखिए सरकार ने वैक्सीन का ऑर्डर कब प्लेस किया, आपको उत्तर मिल जाएगा आपके प्रश्न का कि कितनी गंभीरता से सरकार ने वैक्सीनेशन को लिया है। आप आधार पूनावाला के इंटरव्यू को देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना गंभीरता से लिया। आप छोड़ दीजिए, अड़ोस पड़ोस में सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए क्या अनुभव रहा उनका वैक्सीन को लेकर, आपको उत्तर मिल जाएगा। सरकार गंभीर नहीं है, समस्या इसीलिए इतनी गंभीर बनी। आपने रूरल एरियाज के बारे में बोला, मैं रूरल एरियाज पर भी आऊंगा। जो आंकड़े हमें और आपको मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कि अस्पतालों के आंकड़े हैं। मैं सिर्फ अभी तो दिल्ली की बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए उसके बाद बाकी बात करते हैं। पहले मैं दिल्ली की बात करूंगा, जहां हम और आप बैठे हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठे हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठे हैं, हर्षवर्धन जी बैठे हैं और शायद जयशंकर जी भी बैठे हैं। ये आंकड़े हमें और आपको जो मिल रहे हैं, ये वो हैं जो टेस्ट हुआ और अस्पताल गए। जिनका न टेस्ट हुआ है और टेस्ट हो भी गया हो तो वो अस्पताल नहीं गए हैं, उन आंकड़ों का क्या है, वो आंकड़े कहां हैं? तभी आप बार बार मिसमैच देखते हैं सरकारी आंकड़ों में और शमशान घाट के आंकड़ों में। हर शहर की बात बता रहा हूं, भोपाल का आज ही मैं पढ़ रहा था। अब आप आइए ग्रामीण इलाकों में, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप उत्तर प्रदेश में तो टेस्टिंग तक पे प्राइवेट लैब्स को किस तरह से धमकाया गया था, ये किसी से छिपा नहीं है। आप टेस्ट नहीं होने देंगे, टेस्ट होगा तो 9-9 दिन तक रिपोर्ट नहीं आने देंगे, उस दौरान मरीज रहा नहीं रहा, इसका आंकड़ा कौन इकट्ठा करेगा? इसका आंकड़ा पब्लिक के पास सार्वजनिक कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? इसलिए स्थिति बड़ा पीड़ित मन से हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे तमाम लोग बार बार आकर यहां बोल रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए क्या हो रहा है देश में। सिर्फ दिल्ली, जहां इतने निडर पत्रकार बैठे हैं और शहरों में बैठे हैं, वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं।
गांव देहात में जहां पत्रकार नहीं जा पा रहे, जहां सोशल मीडिया की रीच या पहुंच नहीं है, वहां क्या हालत हो रखी है। हमारे भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो रोज खबर देते हैं कि इस गांव में इतने हो गए, उस गांव में इतने हो गए, आप सबको मालूम पड़ रहा हो। आप देख रहे हैं कैसे पत्रकार शिकार हो रहे हैं। पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गलती की होती है, पूरा मास्क लगाकर सब कुछ करके, लेकिन वो बेचारे खतरों से खेलते हुए इतने पत्रकार इसके शिकार हुए। शहरों की ये हालत है। ये बीमारी शहर गांव नहीं देख रही। समस्या है कि न सरकार शहर देख रही है, न सरकार गांव देख रही। समस्या ये है, लोग कोविड से कम मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं, सही वक्त पर स्वास्थ्य सेवा की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। धन्यवाद। अगला सवाल आनंद पटेल जी, इंडिया टुडे से। Hi sir, my question is about the assembly poll results which came in yesterday. Now, ever since the results were announced, particularly in West Bengal, we've seen how the leaders of prominent political parties have rallied around Mamata Banerjee to congratulate her. We've also heard murmurs about that Mamata Banerjee can be the only leader to take on Narendra Modi in 2024. Now, we've heard similar, voices from within your alliance partners itself that Sharad Pawar should be made the UPA chairperson. So, why is it that these regional parties are coming up with these alternatives to the Congress leaders? Why don't they have faith in Congress leadership that can lead to a fight against Narendra Modi in 2024? Anand, with due respect to you and your question, do you think the country is remotely interested in finding out who will take on Mr. Modi in 2024? Today, everybody is interested in finding out who will take on COVID and defeat it. At least the Congress party, for us, that's priority number one. And I hope for the party which wanted to see a Congress Mukt Bharat is also thinking of COVID Mukt Bharat at least now. Sorry, our priorities are different. I don't want to comment on who's saying what. Very clearly, loud and clear, the Congress party wants to be in the forefront of fighting what's happening in this country, fighting COVID. And I'm sure everybody wants to do that. I'm sure this is a priority for every political activist, because what is politics? There is no one around you when people are dying, when people are suffering. What kind of politics will we do? So I'm sorry, this is a question which you should ask in 2023. Let's focus on what's here and now. Thank you, sir. कोई और सवाल हो तो पूछे। मेरे ख्याल से और सवाल नहीं है पवन जी। क्या मैं पूछ सकती हूँ प्रणव जी? पूछिए। बंगाल में के लिए जो आपका हार हुई है, उसका क्या कारण रहा है एग्जैक्टली? एक भी मतलब आपका जमानत जब्त हो गया है, पूरे देश भर में से आप निकल के बाहर जा रहे हैं। आपको कुछ कॉन्क्रीट करना है तो आपको सत्ता में आने की जरूरत है, आपको पास पावर होना जरूरी होता है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आपकी सलाह ठीक है। आज पूरे देश में अगर कोई पार्टी सड़क पर दिख रही है, लोगों को कोविड में राहत पहुंचाती हुई दिख रही है, तो आज लोगों को दिख रहा है वो कौन सी पार्टी। रही बात किस राज्य में क्या रहा, हमारे एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अपनी रिपोर्ट देते हैं, नीचे से सारे लोगों से, नेताओं से बात करते हुए। वो जब रिपोर्ट्स आएंगी, चर्चा होगी, मुझे लगता है उस बात की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आज प्राथमिकता हमारी सबकी, आपकी भी, हमारी भी, और जो शायद जो सरकार में बैठे हैं उनकी भी, सिर्फ और सिर्फ एक है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही समय पर वैक्सीन मिले, यह हम सबकी प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि ये सब सवाल
हम बार बार आपके सामने तो रोज आते हैं, ये सवालों के लिए उत्तर जरूर देंगे, सही वक्त पर बिल्कुल देंगे। पवन जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कोई है नहीं है तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए मीनाक्षी, एक सवाल है, अजय जी पूछना चाहते हैं, अजय जी को पूछने दीजिए। अजय जी ठीक है। पवन जी, अजय झा बोल रहा हूँ। ये एक सवाल इससे रिलेटेड, अब से कुछ देर पहले आधार पूनावाला ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। लगता है सरकार की तरफ से उनके ऊपर दबाव है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि पिछले अप्रैल से वो सरकार के संपर्क में है और किस तरह सरकार उनको आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, सभी तरह से सपोर्ट कर रही है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है सरकार से। सरकार ने उन्हें 26 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था, 15 करोड़ उन्होंने सप्लाई कर दिया। सरकार ने एडवांस 100% उनको पेमेंट किया है 1732 करोड़ का। तो अब से कुछ दिन पहले जो आधार पूनावाला बोल रहे थे और अब जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें ये कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया में पेश किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर की बात है वो गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर है? अजय जी, आपने देखा कल, बजाय इसके कि आप दूतावासों को आश्वस्त करें कि ऑक्सीजन की आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, आपने दूतावासों से ट्वीट्स हटवाने की चेष्टा की। आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, पिछले 7 सालों में अगर इस सरकार ने कुछ काम, कोई मैनेजमेंट की है तो वो 3 मैनेजमेंट्स की हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट आपको नहीं दिखेगा। अफसोस की बात अजय जी यह है, आज जब हमारे इस शहर में, राजधानी में यह स्थिति है कि हजारों लोग मौत के शिकार हो रहे हैं, शमशान घाटों पे भीड़ लग रही है, अस्पतालों के बाहर भीड़ उतनी है जितनी अंदर है, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा है, दवाइयां लोगों को नहीं मिल रही हैं, ऐसे में भी, और मैं ग्रामीण भारत की बारे में चर्चा हम कर ही चुके हैं, वहां क्या हालत है, ऐसे में भी सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है इस देश के लिए, जिन्होंने 303 सीटों से नवाजा इस पार्टी को। आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा दुख आज उन तमाम लोगों को कितना हो रहा होगा, खास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने तो वोट दिया होगा। हैरानी की बात है कि आज भी आप छवि की चिंता है, तो आप लोगों को दबाव डाल के स्टेटमेंट बदलवा के, अरे साहब आप सुधारिए ना, स्थिति सुधारिए, अपनी छवि अपने आप सुधर जाएगी आपकी। प्रधानमंत्री इस देश ने ऐसा कभी नहीं देखा जो 24 घंटे, मैं तो मानता हूं कि 18 घंटे नहीं, वो 24 घंटे जागते हो, क्योंकि 24 घंटे उनको अपनी छवि कैसे अच्छी दिखे, अच्छी हो की बात नहीं, अच्छी दिखे, उसी में लगा देते। उसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। अब तक तो हम मजाक में बात करते थे कि भाई इनको अपनी छवि की ज्यादा, लेकिन अब मजाक नहीं है, अब वो एक त्रासदी बन गया है। इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती एक देश की कि राजा अपने आप को निखारने में अपना समय निकाल दे और प्रजा त्राही त्राही करके ऑक्सीजन सांस लेने के लिए तड़प रही है और मर जाए। इससे ज्यादा मैं आधार पूनावाला जी के स्टेटमेंट में देखा नहीं, क्या बोला उन्होंने अभी, तो उस पर और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक सवाल और आया है नीरज कुमार जी, न्यूज 18 से। नीरज, पूछिए सवाल। नीरज, आपका इंतजार कर रहे हैं जी। सर, विदेशों से आई सामग्री को लेकर जो सवाल खड़ा करे, कल विदेश मंत्री जयराम रमेश के साथ ट्विटर वॉर में व्यस्त थे। आपने प्रधानमंत्री से सवाल किया, आपको लगता है कि विदेश मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है, जो विदेशों से सामग्री आ रही है, आपने जो सवाल किया कि कहाँ पहुंचाया जा रहा है, उसकी सूची जारी की जाए, विदेश मंत्रालय भी इसकी जानकारी दे, पहली चीज। दूसरा सवाल ये है सर, हमारा दूसरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी, कल रणदीप जी ने ब्रीफिंग किया था और उन्होंने स्वीकार किया था कि कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है और होगा भी, लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर से कई सवाल उठ रहे हैं। एक किसी का कहना है कि रागिनी नायक ने कहा कि कांग्रेस के लोग खुश तब होते जब मोदी हारते हैं, खुद नहीं जीतती है। संदीप दीक्षित कह रहे कि कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी को कैप्चर कर चुके। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इसको कैसे एड्रेस करेगी? सबसे पहले तो आपने कहा कि क्या विदेश मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है। इस सरकार की एक विचित्र स्थिति है,
हमें नहीं मालूम कौन किस चीज के लिए, किस निर्णय के लिए जिम्मेदार है। एक आदमी की शक्ल बार बार दिखाई जाती है, जब सफलता मिले ना मिले, नरेंद्र मोदी जी। बाकी तमाम 4-5 जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं लोगों के पास, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी की छवि दिखे अच्छी। कल भी आपने जो देखा, जयराम रमेश जी के साथ जयशंकर जी जो ट्विटर पे अपना लगे हुए थे, कोई तरीका है क्या? ये शोभा देता है? और ये तो एक आला अफसर रहे हुए हैं। हम तो समझते थे कि विदेश नीति भी समझते होंगे, इनको कुछ समझ होगी, थोड़ी समझ होगी, लेश मात्र समझ हो जाती। चलिए, उसमें आपको आला अफसर होने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे इंसान तो होंगे, कॉमन सेंस तो होगी आप में। कहीं दिखी आपको पीड़ा होती देखकर ऐसे जयशंकर जी के ट्वीट्स? शब्दों से खेल रहे हैं, ये क्या, ये समय है इस वक्त ये सब करने का? मैं जैसा बोला आपको, आप सवाल दूतावासों से पूछ रहे हैं, आप सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, अपने आप से पूछिए ना कि ये स्थिति क्यों आई। यूथ कांग्रेस ने तो स्क्रीनशॉट निकाल के दिखा दिया ना कि एम्बेसी ने मांगा था या नहीं मांगा था मदद। क्या रह गया? क्या शक्ल, क्या, किस मुंह से वो आईना देखते होंगे जयशंकर जी, मुझे ये बताइए। अरे आपको तो रोज इन्हीं मुल्कों से डील करना है, रोज आपको बात करनी है, आप किस मुंह से बात करेंगे इस तरह की आप बातें कर? जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है इस सरकार में। चलिए, आपने दूतावासों से सवाल पूछ लिया, आज तो दिल्ली के एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद मदद मांग रहे हैं कांग्रेस से। आप सबको सवाल पूछोगे, अपने आप से नहीं पूछोगे? कब तक? अब तो जनता भी आपसे सवाल नहीं पूछना चाहती, क्योंकि उन्हें मालूम है उत्तर ही नहीं मिलेगा, वही आपको उत्तर दे देगी सही बात। रही बात आपके दूसरे सवाल, कल मेरे वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने इस विषय में जो बोलना था उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। मुझे नहीं लगता उसके बाद इसमें और कुछ मैं जोड़ना चाहूंगा। धन्यवाद पवन जी। कोई और सवाल है? जी सर, आप अगर इजाजत है। हाँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा। सर, जैनेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी, जैनेंद्र पूछे। जी जी। पवन सर, मेरा सवाल आईपीएल को लेकर है। आज ये खबर आई कि आईपीएल का एक मैच रद्द हो गया है क्योंकि एक टीम विशेष के खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज चली गई आपकी। जैनेंद्र, आपकी आवाज चली गई। सर, एक बार मैं दोहरा देता हूँ। एक दोहराइए। नॉर्मल कॉल आ गया था, शायद इस वजह से ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ गई होगी। जी सर, आईपीएल को लेकर के कांग्रेस की क्या राय है? क्या आईपीएल होना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपको भी मालूम ही होगा कि आज का ही एक मैच रद्द हो गया है क्योंकि एक टीम के कुछ खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। तो एक महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग का संचालित होना कहां तक उचित है, अनुचित है आपकी नजर में? और खासतौर पे अब खिलाड़ियों के संक्रमित होने की बात सामने आई है, क्या रोक लगनी चाहिए आईपीएल पर? कांग्रेस क्या सोचती है? आईपीएल इस माहौल में होना अपने आप में बहुत सवाल खड़े हो ही जाते हैं। जो माहौल देश में है, जो माहौल शहरों में है, हर शहर में है, क्या हासिल हो जाएगा इससे, क्या डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा लोगों का? तो ये वक्त सही नहीं है इस तरह के बड़े इवेंट्स करने का। और चलिए, और किसी चीज की चिंता हो या ना हो, खिलाड़ियों की सुरक्षा की चिंता तो हमें करनी ही चाहिए। प्रणव भाई। जी, धन्यवाद। आशा करता हूँ जैनेंद्र, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। यस सर। प्रणव जी, मेरा एक छोटा क्वेश्चन है। संदीप फ्रॉम वर्तमान न्यूज़पेपर। जी संदीप। हाँ, मेरा एक छोटा क्वेश्चन है पवन जी। ये कांग्रेस रूल जितना स्टेट्स हैं उसमें क्या 18+ फ्री वैक्सीनेशन सारी जगह शुरू हो गया? सबको डोज पर्याप्त मात्रा में मिल गया फ्रॉम सेंटर? नहीं, यह बात हम बार बार साझा करते हैं। हमारे ही मुख्यमंत्री नहीं, आपने सिर्फ कांग्रेस की बात कही, मैं तो और राज्यों की भी बात करूंगा। कर्नाटका ने क्या बोला, मध्य प्रदेश ने क्या बोला, कई राज्यों ने आवाज उठाई है कि सही मात्रा में, सही संख्या में वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो रहा है। और ये बात
मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के बोले न बोले वो भी मायने नहीं रखता। आप स्वयं देख लीजिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, नहीं मिल रहा। तो यह व्यवस्था पर बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल मोदी जी ने अपना नाम सिस्टम रख लिया है, तो सिस्टम पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने क्या तैयारी की थी। आप बहुत बड़ा टीकाकरण उत्सव मना रहे थे, विश्व की सबसे बड़ी टीका मुहिम है, टीका कहां है? धन्यवाद। मीनाक्षी, अगर बहुत जरूरी ना हो आपका सवाल। जी जरूरी है पवन जी। आपने मेंशन किया है दिल्ली में सच में श्रीनिवास बहुत काम कर रहा है, कोरोना को लेके बहुत हेल्प कर रहा है दिल्ली में। बाकी जो सोनिया गांधी जी के ऑर्डर था, चिट्ठी था सबको, पूरे स्टेट यूनिट को कि कोरोना कंट्रोल रूम बनाया जाए, उसमें से कितना कोरोना कंट्रोल रूम बनाया गया है, कौन कौन सा स्टेट ने बनाया है? मीनाक्षी जी, पीसीसीज के स्तर पर पूरे देश में हमारी तमाम पीसीसीज में कंट्रोल रूम स्थापित हो चुका है, और डीसीसीज में काफी हद तक, और मैं संख्या आपसे एक आध दिन में साझा करूंगा, काफी हद तक डीसीसीज में भी कंट्रोल रूम्स बन चुके हैं। और जो एआईसीसी का कंट्रोल रूम है वो सबसे निरंतर संपर्क में है। जो भी लोगों से की शिकायतें आती हैं, रिक्वेस्ट आते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, हम अलग अलग जगह पर भेज देते हैं, वहां से फिर फीडबैक लेते हैं। ये सारी चीजें पिछले एक हफ्ते से चल रही हैं और सुदृढ़ होती चली जा रही हैं। आपने वो प्लाज्मा की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो हेल्प लिंक बना था प्लाज्मा का, और डॉक्टर्स की हेल्पलाइन बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ये तमाम चीजें, आज सही वक्त नहीं है क्योंकि आज लोगों को के सवाल उठाने जरूरी है सरकार से, इसलिए हम ये साझा नहीं कर रहे, लेकिन एक आध दिन में, जब भी इसी हफ्ते जरूर कोशिश करूंगा मैं ये तमाम आंकड़े भी आपसे साझा। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद मीनाक्षी। आखिर में अगर मैं पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार देखूं तो जैसा पवन जी ने कहा कि इस सरकार को अपनी छवि की ज्यादा चिंता है। वो चाहे कल की घटना हो, एस जयशंकर का सवाल पूछना हो सोशल मीडिया पे, एम्बेसी से ट्वीट डिलीट करवाना हो, या फिर आज भाजपा के सांसद का अपना ट्वीट डिलीट करना हो। जाहिर है कि ये सब छवि को मैनेज करने की कोशिश है। बात थी पारदर्शिता की, बात है इस समय भरोसे की कि सब मिलकर एक ऐसा विकल्प क्यों नहीं बनाते, ऐसा समाधान क्यों नहीं करते कि वो लोग जो अस्पताल, जो डॉक्टर, जो ऑक्सीजन के लिए तिल तिल करके मांग कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं, उन्होंने कहा प्लीड कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं किया जा सकता? शायद बात प्राथमिकताओं की है कि जब हम देखते हैं कि जब भाजपा को चुनाव लड़ना होता है, इस सरकार को चुनाव लड़ना होता है, तो पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल जो है वो उतर जाता है उस राज्य में। वो पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, ब्लॉक लेवल तक, क्या गांव को जो है वो अपने मैपिंग करते हैं। हर एक मंत्री को जो है जिम्मेवारी दी जाती है। वो वही जिम्मेवारी, वही मॉडल लोगों को सेवा पहुंचाने के लिए क्यों नहीं दी जा सकती? जाहिर है कि सरकार की प्राथमिकता नहीं है, सरकार की ये प्रायोरिटी नहीं है, शायद यही कारण है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप सब सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से और प्रमुखता से हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जगह देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको।